सबसे बड़े नक्सल ऑपरेशन का अंतिम मोर्चा करेगुट्टा की काली पहाड़ी अब जवानों के कब्जे के बेहद करीब है। 9 दिन से जंगलों में गूंज रही है गोलियां, बरामद हो रही है बमबारी की सुरंगें और निशाने पर है वो नाम जिसे बस्तर में बच्चे भी डर कर लेते हैं, यानी कि हिड़मा। देखिए खास रिपोर्ट। इन सारे ही इनके अभियानों पर पानी फिरने वाला। ये करेगुट्टा है 5000 फीट की वो ऊंची काली पहाड़ी जिसे सुरक्षा बल आज तक पार नहीं कर पाए, जिसे सरकार ने नहीं लेकिन डर ने सील कर रखा था। लेकिन अब यहाँ भारत के सबसे बड़े सर्च ऑपरेशन की पटकथा लिखी जा रही है। ऑपरेशन करेगुट्टा के 9वें दिन जवानों ने करेगुट्टा के करीब धोबे की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया है, तिरंगा लहरा दिया है। अब 3 में से 2 पहाड़ियों पर जवानों का कब्जा हो चुका है। नक्सली खदेड़े जा चुके हैं। अगला निशाना खुद करेगुट्टा। ये युद्ध सिर्फ बंदूकों से नहीं, हौसलों से लड़ा जा रहा है। हर चट्टान के नीचे छिपी है आईईडी, हर झाड़ी में मौत। जवान 44 डिग्री तापमान में ऑक्सीजन की कमी में हर सांस गिनकर कदम उठा रहे हैं। जो सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन चल रहा है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर में पहाड़ी पर, उस पर भी एक जानकारी लिए हैं और हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे सुरक्षा बल के जवानों को, जो 44 डिग्री गर्मी में भी और पत्थरों के बीच में, वहाँ पर पहाड़ी में पेड़ पौधे भी नहीं है, छाया भी नहीं है, पानी की भी व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर मोर्चा संभाले हुए। 22 अप्रैल से जवान ऑपरेशन पर हैं। हर दूसरे दिन नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो रही है। जवानों ने 8-8 लाख रुपए के इनामी 3 महिला माओवादियों को ढेर कर दिया है। अब तक 11 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, लेकिन 3 के ही शव बरामद हुए हैं। जंगल की हर शाख पर कैमरे की निगाह है, हर खामोशी में धमाके की आहट है और इसी पहाड़ी के पीछे छुपा है हिडमा, नक्सलियों का पोस्टर बॉय। करेगुट्टा की पहाड़ी में उसका किला भी मिला, एक विशाल गुफा, इतनी गहरी की आवाज भी लौटना भूल जाए। यहीं से चलती थी बटालियन नंबर 1, इंसास, AK-47, ग्रेनेड लॉन्चर और गुरिल्ला टैक्टिक्स का दिमाग हिडमा। सूत्रों के मुताबिक इन ब्लैक हिल्स में सेंट्रल कमेटी मेंबर माडवी हिडमा के अलावा कई और लोग हैं, जिसमें प्रमुख नाम है दामोदर, बंडी प्रकाश, आजाद, चंदना, सुजाता, कुट्टाराम चंद्र रेड्डी, विक्रम। इसके अलावा दंडकारी ने जोनल कमेटी से पापाराव और देवा। पहले खबर थी कि ग्रेहाउंड्स भी तेलंगाना की तरफ से नक्सलियों को घेर रहे हैं, लेकिन तेलंगाना कह रहा है नक्सलियों से बात करो। छत्तीसगढ़ का कहना है पहले हथियार रखो फिर बात होगी। मसला ये है कि ये जो लोग उभर कर आ रहे हैं, ये पूर्व मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं, उसके ये लोग कौन है भाई? ये लोग कैसे बोल सकते हैं? या बताएं अपनी आइडेंटिटी, वो है कौन? बोले कि उनका क्या संपर्क है ऐसे हथियारों से, बोले इस बात को। तो ये जो कह रहे हैं इनसे नहीं है भैया कोई मामला। हाँ, जिनसे बात है, अगर वो बात करना चाहते हैं तो लेटर वेटर जारी करने को छोड़िए, बताएं क्यों बताएं, कौन बोलेगा, बात करेगा और कहां कहां उनको बात करनी है। सभी प्रदेशों में बात शुरू करें, अपनी बात रखें और जो बात रखना है उसके बाद मुख्यधारा में आए। भाई हमारा शुरू से अपील है उनसे। केंद्र सरकार ने माओवाद को 31 मार्च 2026 तक खत्म करने का ऐलान किया है, लेकिन बस्तर की इन काली घाटियों में अभी भी युद्ध जारी है। करेगुट्टा अब सिर्फ एक नाम नहीं, इस निर्णायक लड़ाई का आखिरी मोर्चा है। नक्सलियों के लिए अब बस 2 रास्ते हैं, समर्पण या करेगुट्टा की किसी चोटी से चलती सुरक्षा बल की एक गोली। बस्तर से अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, NDTV। भोपाल में कॉलेज की छात्राओं के साथ गैंगरेप भी हुआ था। पुलिस की तफ्तीश में यह बात सामने आई है। आरोपियों ने पहले प्यार का झांसा दिया, फिर रेप किया और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि यह पूरा गोरख धंधा कॉलेज से महज 100 मीटर दूर नगर निगम की एक इमारत में चल रहा था। उधर इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी एक जांच कमेटी गठित कर दी है। भोपाल में गंदे खेल का शिकार बनकर ब्लैकमेलिंग के जाल में फंसी कॉलेज की छात्राओं के साथ गैंगरेप भी किया गया था। इस गुनाह का खुलासा हुआ आरोपियों के मोबाइल से, जिसमें छात्राओं के साथ की गई हैवानियत के अनगिनत वीडियो स्टोर थे। आरोपियों के खिलाफ पहले सिर्फ रेप, ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण के आरोप लगे थे। हैवानियत की वीडियो सामने आए तो गैंगरेप की धाराएं भी जोड़ दी गयी। कॉलेज से महज 100 मीटर दूर आरोपी अपने जिस अड्डे पर
छात्राओं को हैवानियत का शिकार बनाते थे, वो जगह भी अब सबके सामने आ चुकी है। ये नगर निगम की वही प्रॉपर्टी है जहां छात्राओं को घिनौने खेल का शिकार बनाया जाता था। एनडीटीवी को मिली ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये महज एक इमारत नहीं बल्कि एक जाल था, जिसमें फंसने वाली छात्राओं के सिर्फ शरीर पर जुल्म नहीं हुआ, मन पर भी ऐसे जख्म दिए गए जो शायद कभी न भर पाएं। पुलिस ने अब इस होटल को सील कर दिया है और जांच जारी है। तस्वीरें देख रहे हैं उसे देखकर आपको भी हैरानी होगी, क्योंकि है ये रेस्टोरेंट कॉलेज से केवल 100 मीटर दूर, लेकिन एक सुनसान जगह पर। किस तरह से सुनसान है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, यहाँ से ऊपर आने का रास्ता है वो भी पूरी तरह से सुनसान है। आप देख सकते हैं वो एक पूरा रास्ता बना हुआ है जो कि एक मिट्टी के ढेर की तरफ जो बनी हुई पहाड़ी जैसा रास्ता है वहाँ पर पहुँचता है, और उसके सामने पूरा हिताड़ी खेड़ा डैम जो है वो बना हुआ है। हिताड़ी खेड़ा डैम के सामने ही ये होटल बना हुआ है जहाँ पर युवक युवतियों को लेकर आते थे। इस तरह की चर्चा, इस तरह की जो बातें हैं वो सामने आई थी, इस तरह के बयान भी युवतियों द्वारा दिए गए थे, जिसके चलते अब यहाँ पर जो पुलिस है वो पहुंची थी। पिछले कई दिनों से लगातार पुलिस यहाँ पर पहुंच रही थी। जो हमारी 5वीं पीड़िता सामने आई है और FIR दर्ज कराई है, इसका ये कहना है करीब 1 वर्ष पहले की बात है। और ये जो हमारा पूर्व में आरोपी गिरफ्तार हैं फरहान और अली, ये एक एक करके कमरे पे ले गए थे किसी भी तरह से बहाने से, और वहाँ कमरे पे दोनों के द्वारा इनका रेप किया गया था। इसीलिए हमने गैंग रेप की धारा 376D और 506 उनको धमकी देने की, वीडियो ब्लैकमेल करने की और भी ऐसी बातें थी जो कि धर्म संबंधी थी, तो इसलिए हमने मध्य प्रदेश का धार्मिक स्वातंत्र अधिनियम की धाराएं लगाई हैं। फरहान के मोबाइल से जो वीडियो मिले हैं उनमें दुष्कर्म और हिंसा साफ दिख रही है। भोपाल में कॉलेज की लड़कियों को ड्रग्स देकर गैंगरेप, ब्लैकमेल और धर्मांतरण के सनसनीखेज मामले के आरोपी फरहान, शाद, साहिल और अली पुलिस की गिरफ्त में हैं। कोर्ट में पेशी के दौरान उनकी पिटाई भी हो चुकी है। इनमें से किसी ने छात्राओं को दोस्ती के नाम पर धोखा दिया, तो किसी ने डांस क्लास के बहाने ब्लैकमेलिंग का शिकार बनाया। भोपाल के एक प्राइवेट कॉलेज की छात्राओं के साथ हैवानियत के सिलसिले की शुरुआत साल 2017 में हुई। प्यार का झांसा देकर पहले इनका रेप किया जाता, फिर रेप का वीडियो वायरल करने की धमकी देकर गैंग रेप किया जाता। रेप के वीडियो की धमकी देकर सहेलियों को लाने का दबाव बनाया जाता। इसी तरह एक के बाद एक छात्राएं जाल में फंसती गईं। डर, शर्म और भरोसे की कमी के चलते सब सहती भी गई। इनके खिलाफ पहली बार आवाज उठी 18 अप्रैल 2025 को, जब इस रैकेट का शिकार हुई 2 सगी बहनों ने बाग सेवनिया पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। तब से अब तक 5 छात्राएं अपने साथ हुई हैवानियत की शिकायत करा चुकी हैं। इन आरोपों की जांच के लिए महिला आयोग ने झारखंड की पूर्व DGP निर्मल कौर की अगुवाई में कमेटी बना दी है, जिसे 10 दिन में रिपोर्ट सौंपनी है। महिला आयोग ने अब इसमें स्वतः संज्ञान ले लिया है। 3 सदस्यीय टीम उनकी भी बनाई गई है। हाँ, वो हमें मीडिया के द्वारा पता चला और लेटर भी आ गया है। इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा जो गठित टीम है वो आ गई है। अब तक मामले में फरहान, शाद, साहिल और अली यानी 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि नबील और अबरार फरार हैं। पुलिस की 2 टीम बिहार और पश्चिम बंगाल में इनकी तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। इंदौर के तर्ज पर भोपाल को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने की पहल की गई थी और कलेक्टर ने आदेश जारी किया था। CCTV से भिखारियों की निगरानी के दावे किए गए, लेकिन ये दावे कब हवा हो गए किसी को नहीं पता। सड़कों पर आज भी भिखारी भीख मांगते नजर आ रहे हैं और भिक्षावृत्ति रोकने के आदेश सिर्फ कागजों में रह गए हैं। रिपोर्ट देखिए। यह है भोपाल, देश की सबसे साफ राजधानी, जहां ऊंची इमारतें हैं, चमचमाती गाड़ियां और मेट्रो दौड़ने का सपना पल रहा है। लेकिन सिग्नलों पर अब भी भूख हाथ फैलाए खड़ी है। फुटपाथ पर कुछ चेहरों की सुबह कटोरे से होती है। उम्मीद के नाम पर कुछ सिक्के गिरते हैं, बाकी दिन चुपचाप बीत जाता है। सरकार ने कहा था भीख मांगना और देना दोनों अपराध हैं। CCTV निगरानी के दावे भी हुए, लेकिन हर लाल बत्ती पर हकीकत आज भी भीख मांगती है। लाल घाटी पर 80 साल की भगवती 15 सालों से खड़ी हैं। बेटे की मौत के बाद जिंदगी ने हाथों में कटोरा थमा दिया। पेंशन के 600 रुपए आटे के दाम तक नहीं पहुंचते। लड़का खत्म हो गया जब से
यही धंधा कर रही। लड़का क्या कैसे करना? खत्म हो गया? लड़का ऐसे ही तबीयत खराब था, उसका बेटा खत्म हो गया, हार्ट अटैक में खत्म हो गया। किसी का नुकसान नहीं करते, किसी का कार को हाथ नहीं लगाते, कुछ नहीं, सिर्फ सीधा सच्चा मांगते, दूर से दे दिया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई जोर जबरी नहीं है। पेंशन मिलता 600 रुपया। 600 रुपये में घर चलता है? कैसा चलेगा बेटा ये जमाने में? 40 रुपए किलो तो आटा हो रहा है, क्या करेंगे, मजबूरी है बेटा। अब हमसे मेहनत नहीं बनता, मजदूरी नहीं बनता, कुछ नहीं बनता तो क्या करें बता। खिलाने वाला कोई नहीं, बच्चे को कौन पालेगा बता। सुबह से शाम तक 100 रुपया भी नहीं और दिया भी कोई नहीं तो फटा नोट दिया 2 टुकड़े। ये दिया, दिखाइए इसको दोबारा। भोपाल के ट्रैफिक सिग्नल पर बच्चे वाइपर और गुब्बारे लेकर खड़े हैं। स्मार्ट शहर में बचपन अब भी सड़क पर गिरवी है। मांगते हैं बहुत गरीब, 50 मांगते हैं तो रोटी पानी पका के खाते हैं सब घर। पैसा मम्मी पापा को देते हो आप लोग? ले जाते? नहीं खाते हैं, हाँ देते हैं, फिर वो पका के रोटी खाते हैं। ये आपको मांगना अच्छा लगता है? हाँ थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले भोपाल में भिक्षावृत्ति रोकने के आदेश सिर्फ कागजों में रह गए। जिला प्रशासन ने घोषणा की थी भीख देने और लेने वाले दोनों सीसीटीवी में रिकॉर्ड होंगे, कार्रवाई होगी। ये भी कहा था भीख मांगने वाले बच्चों के लिए रेस्क्यू टीमें होंगी, काउंसलिंग होगी, लेकिन ये टीमें हैं कहां? भिखारी, कैमरे और सरकार तीनों अपनी अपनी जगह कायम हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 4,13,670 भिखारी हैं। मध्य प्रदेश में इनकी तादाद 28,695 है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 81,244 भिखारी हैं। देश भर में 21% भिखारी 12वीं पास हैं। भिखारियों में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमाधारी भी शामिल हैं। भोपाल, जिसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के पोस्टर में चमकता हुआ दिखाया जाता है, वहां की सड़कों पर आज भी सैकड़ों चेहरे हाथ फैलाए खड़े हैं। प्रशासन ने रोक लगाने के आदेश तो दिए, लेकिन इन आदेशों की भी हालत सड़क पर बैठे इन भिखारियों जैसी ही हो गई है। भोपाल की दीवारों से भीख मत दीजिए जैसे संदेश मिटा दिए गए हैं। अब वहां गोंड कला है, लेकिन सिग्नलों पर अब भी कोई भूख से टकरा रहा है। कुछ चेहरों के पीछे संगठित गिरोह हैं, टारगेट तय हैं, प्रॉफिट फिक्स। इंदौर में पकड़े गए भिखारी गैंग रात को होटल में रुकते थे। मंगलवारा में एक औरत ने भीख मंगवाने के लिए 2 साल का बच्चा उठा लिया। किसी का पक्का मकान है, किसी का मतलब इनकम भी, बहू और बेटी दोनों बैंक में सर्विस कर रहे हैं, कोई सास की सेवा में है। एक भिक्षक के पास एट ए टाइम हमको 29,000 रुपये मिले। एक भिखारी के बारे में जब हमने वहाँ के समाज से पड़ोसियों से पता किया तो पता चला कि वो ब्याज से भी पैसा चला रही हैं। तो ऐसे बहुत सारे भिखारी हैं जो सक्षम हैं, पर ऐसा लगता है कि वो आदतन भिक्षावृत्ति कर रहे हैं। कलेक्टर कहते हैं कार्रवाई हो रही है, लेकिन सड़कों पर हकीकत कुछ और कहती है। कम तो हुए हैं, सीओ जिला पंचायत हमारी बैठी हुई हैं, इन्होंने अभी लगातार मीटिंग्स भी ली हैं, लोगों को जोड़ भी रहे हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं। लेकिन अब चूंकि हो सकता है कि कहीं पे कोई इक्का दुक्का आ जाते हो। टीम तो लिमिटेड है, ऐसा नहीं पूरे शहर में पूरे लोग पूरे टाइम देख रहे हैं, कुछ गाड़ियाँ चल रही हैं, तो वहाँ पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, ऐसा प्लान। स्माइल योजना के तहत मध्य प्रदेश के 4 शहरों को भिक्षा मुक्त करने की बात हुई थी, लेकिन अब तक सिर्फ इंदौर में शुरुआत हो पाई है। केंद्र सरकार ने इंदौर है, उज्जैन है, ये 4 शहरों को अभी शामिल किया है कि वहाँ भिक्षावृत्ति को ख़त्म किया जाए। जो उसमें छतरपुर जिला भी है। केंद्र सरकार की ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये इच्छा है कि पूरे भारत में क्यों भिक्षावृत्ति करते हैं, तो उनके कारणों का पता लगा करके और उनके उत्थान के लिए, उन्हें संबल देने के लिए रोजगार के भी साधन उन्हें उपलब्ध कराने का काम ये सरकार कर रही है। हकीकत ये है, जब तक पेट की भूख बाकी है तब तक हर सिग्नल पर कोई ना कोई मांगता रहेगा। सवाल ये नहीं कि भिक्षावृत्ति पर रोक कब लगेगी, सवाल ये है कि रोटी और सम्मान कब मिलेगा। भोपाल के चौराहों पर गाड़ियां रुकती हैं, हॉर्न बजते हैं और हर सिग्नल पर कोई न कोई हाथ फैलाए खड़ा मिल जाता है। आदेश तो हैं कि भिक्षावृत्ति पर रोक लगाई गई है, लेकिन हकीकत देखिए, भूख अभी भी
हर सिग्नल पर लाइन में लगी है। भोपाल में भिक्षावृत्ति पर रोक कब लगेगी, ये आज भी बड़ा सवाल है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान और राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। कभी इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए मशहूर रहा मध्य प्रदेश अब उन कॉलेजों की समाधियों के लिए जाना जाने लगा है। राजधानी भोपाल में पिछले 9 साल में 60 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो चुके हैं। पूरे प्रदेश में यह आंकड़ा 155 तक पहुंच चुका है। यह है रातीबड़ का गार्गी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नाम सुनते ही लगता है जैसे ज्ञान और विज्ञान की गंगा बहती हो, मगर अब यहाँ बगिया बनाने की तैयारी है। अब यहाँ बीटेक मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की कक्षाओं में विद्यार्थी नहीं बल्कि रिजॉर्ट के कमरे बनने जा रहे हैं, यानी डिग्री की जगह अब यहाँ डिलक्स रूम मिलेगा। एक दौर था मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तेजी से इंजीनियरिंग कॉलेज खुलना शुरू हुए। मैं इस वक्त उसी एक में से एक इंजीनियरिंग कॉलेज में मौजूद हूं जिसको गार्गी टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन के नाम से पहचाना जाता था। कभी ये बच्चों से गुलजार हुआ करता था और अब पूरी तरीके से खंडर में तब्दील है। यहाँ के मालिकों ने इस कॉलेज को जो है बंद करने का निर्णय लिया, चूँकि बच्चों की संख्या कम हो गई थी, बच्चों के प्लेसमेंट नहीं हो पा रहे थे। ज़्यादातर बच्चे दूसरे राज्यों से यहाँ अपने भविष्य को संवारने के लिए आते थे। भविष्य में संवारने के लिए लाखों रुपए की फ़ीस कॉलेज प्रबंधन वसूलता था और उन सब के बीच में नहीं हो पाता था तो उनको नहीं मिल पाता था रोज़गार और यहाँ से उनके भविष्य की संभावनाएं धूमिल होती थी। लिहाजा लगातार कॉलेजों के अंदर जो थे वो स्टूडेंट की संख्या कम होती रही और अब कॉलेज मालिकों ने पिछले कुछ सालों में घटी हुई संख्या के बाद पिछले 1 साल के अंदर ही इस कॉलेज को जो है रिजॉर्ट के रूप में तब्दील करने का निर्णय लिया है। यह है आलिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। नाम तो सुनते ही इनोवेशन का भ्रम हो जाए, लेकिन हालात ये हुए कि 2020 में बैंक ने इसे नीलाम कर दिया। अब वहीं अरबिंदो कॉलेज ऑफ नर्सिंग चल रहा है। इंजीनियरिंग गई पर सुई धागे का कोर्स शुरू हो गया, मतलब तकनीक से सेवा तक का सफर बहुत छोटा है। कभी आलिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग होने वाला ये कॉलेज अब अरबिंदो कॉलेज ऑफ नर्सिंग के रूप में पहचाने जाने लगा है। पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ सालों में इस कॉलेज में लगातार स्टूडेंटों की संख्या घटी और अरबिंदो कॉलेज के रूप में ये कॉलेज तब्दील हुआ है। पहले आलिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से यहाँ पर तमाम इंजीनियरों की पौध तैयार की जाती थी। तमाम कॉलेजेस के अंदर क्लासेस लगती थी इसके अंदर और बच्चे पढ़कर निकला करते थे इंजीनियरिंग यहाँ से, लेकिन बेहतर प्लेसमेंट नहीं होने, कॉलेज के द्वारा बेहतर एजुकेशन सिस्टम नहीं तैयार करने, बेहतर फैकल्टी नहीं होने के चलते लगातार स्टूडेंटों की संख्या गिरी और कॉलेज अब जो है अरबिंदो के रूप में बदल गया है। एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट नाम भले ही ग्रीक सभ्यता से प्रेरित हो, लेकिन किस्मत किसी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के तहत तय हुई। आलीशान बिल्डिंग अब खामोश है और मैदान में पड़ी बसें बता रही हैं यहाँ कभी स्टूडेंट्स नहीं बल्कि स्क्रैप डीलर्स आते हैं। ब्यूटिशियन ट्रेनिंग की जो योजना चलाई जा रही थी वो भी अब बंद हो चुकी है। मंत्री जी से जुड़े कॉलेज में अब न ही इंजीनियरिंग है, न ही सौंदर्य शास्त्र, बस सन्नाटा है। एक्रोपोलिस साइंस एंड रिसर्च सेंटर के नाम से जाने जाने वाला ये कॉलेज बंद हो चुका है। कभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले और इंजीनियरिंग साइंस की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए रिसर्च सेंटर और स्किल्ड के लिए पहचाना जाता था, लेकिन घटती हुई संख्या और इन सब के बीच में प्लेसमेंट नहीं होने, गुणवत्ता को लेकर सबसे ज़्यादा परेशान होने पर यह कॉलेज जो है ना सिर्फ बंद कर दिया गया बल्कि पिछले कुछ अरसे में लगातार छात्रों की संख्या घट रही थी। यही कारण रहा कि मैनेजमेंट ने तय किया कि इस कॉलेज को बंद किया जाए। कुछ अरसे तक यहाँ पर ब्यूटी की क्लासेस चलती रहीं, ब्यूटी और क्लीनिंग की क्लासेस चलती रहीं। उसके बाद भी बहुत ज़्यादा कुछ कॉलेज के प्रबंधन को नाउमीदी जब हाथ लगी, लिहाजा कॉलेज प्रबंधन ने कॉलेज को बंद करने का निर्णय लिया और अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई के पन्ने क्लोज हो चुके हैं। एक जमाना था जब भोपाल और इंदौर इंजीनियरिंग शिक्षा के 4 मीनार समझे जाते थे। उत्तर भारत से छात्र यहाँ इसलिए आते थे क्योंकि पढ़ाई सस्ती थी, रहना आसान था और सपने बड़े थे। लेकिन जब सपनों की फैक्ट्री में सिलेबस वही रहा और मार्केट की मांग बदली तो फैक्ट्री बंद हो गई। बिना प्लेसमेंट, बिना गुणवत्ता, सिर्फ इमारतों से ना तो भविष्य बनता है न भरोसा। स्थिति ये हो रही है कि हम कॉलेज के नाम पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े लैब खड़ा करके अपना काम खत्म कर दे रहे हैं और हमारे पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो हो रहा है लेकिन एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म होता जा रहा है या लोप हो गया है। इस कारण से
एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के न रहने के कारण आज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रहे लेकिन कॉलेजेस को बंद करना पड़ा। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले सरकार को या जो भी चलाने वाली एजेंसियां उनको इन 3 बिंदुओं पर काम करना चाहिए। जानकार बताते हैं राज्य में इंजीनियरिंग कॉलेजों की गिरती साख की 5 बड़ी वजहें हैं। रोजगार परक शिक्षा का अभाव, कंपनियों के अनुसार कोर्स नहीं, स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं, संसाधन और योग्य फैकल्टी की कमी, रिसर्च इंटर्नशिप सिर्फ कागजों में। हालात से निपटने के लिए सरकार ने कमेटी बनाई है जिसमें IIIT, मैनेट, IISER और SPA के विशेषज्ञ हैं। ये कमेटी बंद कॉलेजों की पड़ताल करेगी, तकनीकी शिक्षा के हालात समझेगी और पढ़े लिखे इंजीनियरों के बेहतर प्लेसमेंट के लिए सुझाव देगी। बेहतर करने का मतलब ये है कि स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि कॉलेजेस जो विगत कई वर्षों में पहले कॉलेजेस बंद हुए हैं और आज कॉलेजेस को सपोर्ट की आवश्यकता है और वो एज अ फैसिलिटेटर जब गवर्नमेंट वर्क करेगी तो संभव हो पाएगा। और उसके लिए मुझे लगता है 2-3 चीज़ें हैं, ट्रेनिंग है, प्लेसमेंट्स हैं, इंडस्ट्री एकेडमिया गैप जो है उसको एज अ ब्रिज गवर्नमेंट को एक्ट करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी को एक्ट करना पड़ेगा। 2015 में मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या 300 थी, आज 140 रह गई है। कभी इन कॉलेजों में 95,000 से ज़्यादा सीटें थी, अब 71,000 बची हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या उन सीटों पर बैठने वाले हैं या सिर्फ ताले लटकेंगे। सरकार समिति बनाकर सोच रही है, पर युवा अब बिना नौकरी वाली डिग्री नहीं सोचते और सोचने वालों की हालत कॉलेजों जैसी होती जा रही है। इंजीनियरिंग कॉलेज में जैसे बोलते हैं वो कि प्लेसमेंट हम आपको दिलाएंगे और मतलब इतने प्लेसमेंट आएंगे कॉलेज में, इतने लाख का हमारा पैकेज लगा है, तो मतलब वैसा 2-3 सालों में अब बहुत कम हो गया है और प्लेसमेंट आ भी नहीं रहे। फैकल्टी एक तो बच्चों पर ध्यान नहीं दे रही है और स्टूडेंट्स जो हैं पढ़ाई छोड़ के दूसरी चीज़ों में ज़्यादा है, क्योंकि सोशल मीडिया है और दूसरी चीज़ें हैं, मतलब कोई जिस वे में जाना चाहिए लोगों को उधर जा ही नहीं रहा है। तो मध्य प्रदेश में अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई आउटडेटेड सॉफ्टवेयर बन चुकी है जिसे अपडेट नहीं किया गया और अब डिलीट हो रही है। समिति का गठन हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये समिति फिर किसी और समिति की रिपोर्ट तो नहीं बन जाएगी। भोपाल से अजय शर्मा के साथ रिजवान खान की रिपोर्ट, NDTV। छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए बर्खास्त बीएड शिक्षकों के समायोजन की घोषणा की है। सरकार ने ऐलान किया है कि इन शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर रखा जाएगा। इसी ऐलान के साथ ही 4 महीने से चला आ रहा बर्खास्त शिक्षकों का संघर्ष खत्म हो गया है। ये जश्न है महीनों के संघर्षों की जीत का। ये जश्न है हर उस घाव का जो लाठियों से इनके शरीरों पर पड़े हैं। ये जश्न है इन 2621 बीएड शिक्षकों का जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। छत्तीसगढ़ सरकार ने बर्खास्त किए गए बीएड शिक्षकों के समायोजन का फैसला लिया है। बर्खास्तगी के बाद से ये शिक्षक लगातार आंदोलन कर रहे थे। तब से NDTV इन बीएड धारक शिक्षकों की आवाज को सामने रख रहा था। मशहूर हिंदी फिल्म के गाने की 2 लाइनें हैं कि खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। मेरे साथ कुछ लोग ऐसे ही खड़े हैं जिनके लिए आज खुशियों का दिन भी है और जो मांगा है वो इन्होंने पाया भी है। बीएड शिक्षकधारी जिनके आंदोलन को लगातार आप NDTV के कैमरे पर देख रहे थे, लगातार हम इनकी जो पीड़ा थी वो बता रहे थे कि किस तरह से कभी दंडवत होकर अपनी बात रखने के लिए सरकार के पास जा रहे हैं, तो कभी कुछ हवन कर रहे हैं, कुछ अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक तूता स्थल जो रायपुर का धरना स्थल है वहाँ पर कैसे लगातार कई महीनों तक प्रदर्शन करते रहे अपनी एक बात मनवाने के लिए। मंगलवार को हुई विष्णुदेव साय सरकार की कैबिनेट बैठक में ये फैसला किया गया। बर्खास्त किए गए 2621 बीएड धारक शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर रखा जाएगा। भर्ती 2023 में नियुक्ति के उपरांत सेवा समाप्त किए गए 2621 बीएड अर्हताधारी सहायक शिक्षकों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उन्हें सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर समायोजन करने का निर्णय लिया गया। हटाए गए बीएड अर्हताधारी 2621 सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के राज्य में रिक्त 4422 पदों में समायोजित किया जाएगा। समायोजन गैर विज्ञापित
पदों पर किया जाएगा। सरकार के फैसले के बाद से बर्खास्त बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों में खुशी की लहर है। जब ये शिक्षक धरने पर बैठे थे, अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब भी एनडीटीवी उनके पास पहुंचा था, उनकी आवाज सरकार तक पहुंचाई थी। अब जब शिक्षकों की खुशी और उत्साह का दिन है, तो एनडीटीवी फिर उनके बीच पहुंचा है। तो उनकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाने के लिए शिक्षकों ने एनडीटीवी को शुक्रिया कहा। सरकार के लिए हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं, सरकार को और हमारे साथियों को और मीडिया साथियों को भी। सभी ने हमारे संघर्ष में हमारा बहुत साथ दिया। हम इसके लिए मतलब निशब्द हैं। सर देखिए, आज अक्षय तृतीया का त्यौहार है, लेकिन आज हमारे लिए ये दिवाली से कम नहीं है त्यौहार, बहुत बड़ा दिवाली है। और दूसरी बात, मैं आपका भी धन्यवाद बोलूँगा, एनडीटीवी का धन्यवाद बोलूँगा, जो हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा और हमारे लिए आवाज़ उठाया। सर पहले तो हम सब नेताओं के पास जाकर के धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, फिर मीडिया वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया शुरू से लेकर आखिरी तक। साय सरकार के फैसले से जहां शिक्षकों में खुशी का माहौल है, तो विपक्ष ने भी फैसले का स्वागत किया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इसे शिक्षकों की जीत बताया और लिखा कि शिक्षकों के संघर्षों के सामने आखिर सरकार को झुकना पड़ा। ये जरूर एक बड़ा दिन है उन लोगों के लिए जो नौकरी चले जाने के डर से, नौकरी चले जाने के बाद चिंता में थे। कई सारे आंदोलन जब हम कवर कर रहे थे, तो कई सारे हमको ऐसे लोग भी मिल रहे थे जिनकी शादियां इसलिए टूट गई थी क्योंकि उनकी नौकरी चली गई थी। कई सारे ऐसे लोग भी थे जो सरकारी ही नौकरी छोड़कर अपडेट अपने आप को करने के लिए फिर से इसको ज्वाइन किए थे, और उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि ये नौकरी भी चली गई थी और इसके पहले की भी नौकरी चली गई थी। कई सारे लोग आर्थिक स्थिति से भी जूझ रहे थे। उन सारे लोगों के लिए आज खुशी का दिन है, और सरकार जिसके खिलाफ यही लोग नारे लगाते थे, अब उनके लिए स्वागत गीत गाने के लिए तैयार हैं। रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। और इसी के साथ एमपीसीजी प्राइम में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।